देखते हैं। A particle of mass m is confined in the ground state of a one-dimensional box extending from x equal to -12 to x equal to +12. The wave function of the particle in this state is, एक वेव फंक्शन दिया हुआ है बच्चों, वन डायमेंशनल बॉक्स का है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम x इक्वल टू -12 टू x इक्वल टू +12। तो बच्चों जो बॉक्स का लेंथ है वो कहाँ से कहाँ है, -12 से +12। समझ पा रहे हैं। तो साइड टोटल कितना होगा बच्चों, इसका 4L हो जाएगा। टोटल साइड कितना हो जाएगा, 4L। तो बच्चों जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है nth स्टेट का, n इक्वल टू n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर की जगह इस केस में क्या रखेंगे बच्चों, 4L का होल स्क्वायर। कितना रखेंगे, 4L का होल स्क्वायर। ये ध्यान देने वाली बात है। ये उसका वेव फंक्शन है, ऑफकोर्स ये उसका एक्सपेक्टेबल वेव फंक्शन है, उससे अपने को अभी मतलब नहीं है। वेयर साइन नॉट इज ए कांस्टेंट। अपने को पूछा है द एनर्जी आइगन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस स्टेट। देखिए बच्चों पार्टिकल है, एक पार्टिकल है। कितना पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नहीं। समझ पा रहे हैं ना। इन द ग्राउंड स्टेट, बच्चों ग्राउंड स्टेट में, यानी कि अपने को एक पार्टिकल है पोटेंशियल वेल में है जिसका साइड 4L है, उसका ग्राउंड स्टेट का एनर्जी बताना है और एच कट स्क्वायर के टर्म में बताना है, तो थोड़ा आसान है। आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक, -12 से 12, तो टोटल 12 + 12, इसका लेंथ 4L हो गया। ग्राउंड स्टेट में सिर्फ देखिए एक ही पार्टिकल दिखाई दे रहा है आपको, n इक्वल टू 1। ये उसका वेव फंक्शन है, कोई मतलब नहीं है। एनर्जी का देखिए फार्मूला, n स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m साइड का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमने साइड के जगह 4L का स्क्वायर कर लिया। तो नेक्स्ट स्टेप में ग्राउंड स्टेट का एनर्जी निकालना है, मतलब ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1, तो n स्क्वायर का जगह देखिए हमने 1 स्क्वायर कर दिया, बाकी पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m और 4L स्क्वायर का बच्चों कितना हो गया, 16L स्क्वायर। और यहाँ इंटू 1 क्या है बच्चों, इसलिए क्या है क्योंकि आप सिर्फ एक पार्टिकल क्वेश्चन में कह रखा है, ना तो 2 इलेक्ट्रॉन ना तो 3 इलेक्ट्रॉन। 2 या 3 होते हैं तो फिर 2 होते तो 2 को यहाँ पे रखते, उसका यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके बच्चों निकाल लेते। फिर एक तीसरा भी अगर होता तो n इक्वल टू 2 स्टेट पे अपने को जाना पड़ता और उसका फिर 1 से मल्टीप्लाई करके इस स्टेट का एनर्जी निकाल लेते, उसको भी जोड़ देते, इस तरह से टोटल एनर्जी निकालते। लेकिन फिलहाल के लिए आप समझ पा रहे होंगे कि फ़िलहाल अपने को कितना रिक्वायरमेंट है उतना हम लोग निकाल चुके हैं। बस इसको आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करेंगे तो देखिए बच्चों कितना आ जाएगा, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 32 ml स्क्वायर। और करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन है ये, पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 32 ml स्क्वायर। ठीक है, आसान क्वेश्चन, एक बार फिर से क्वांटम मैकेनिक्स का ये था, काफ़ी आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द डी ब्रोगली वेवलेंथ of a particle of mass small m and charge small q after being accelerated through a potential difference of v volts is। तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, सरल क्वेश्चन है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। डी ब्रोगली वेवलेंथ लैम्डा कितना होता है, h/p होता है, और h/√2 मोमेंटम बच्चों जो p होता है उसका काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या फार्मूला होता है, p = √2m काइनेटिक एनर्जी। के मतलब बच्चों काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन है, मैकेनिक्स में आप पढ़े होंगे। तो देखिए मोमेंटम p के जगह हमने ये रख दिया, ये h बच्चों प्लैंक कांस्टेंट है, तो h/√2m E काइनेटिक एनर्जी। बच्चों चार्ज को भी पोटेंशियल से एक्सिलरेट किया जा रहा है, चार्ज को भी पोटेंशियल से एक्सिलरेट किया जा रहा है। अगर भी पोटेंशियल से एक्सिलरेट किया जा रहा है तो उसके पास जो भी वर्क डन होगा, जो भी एनर्जी होगा सिस्टम को काइनेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर होगा, जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। तो आपको पता है कि पोटेंशियल कितना होता है बच्चों, W/Q होता है। ठीक है, तो यहाँ से W कितना होगा बच्चों, Q ही होगा, और जो भी वर्क डन होगा ये Q भी वो अपना काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होगा जब उसको एक्सिलरेट किया जाएगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इस तरह से चार्ज पार्टिकल जिसको भी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सिलरेट किया जा रहा है उसका कितना हो जाएगा बच्चों, Q भी हो जाएगा। तो हमने E के जगह क्या रख दिया, Q भी। तो इस तरह एक्सप्रेशन क्या आ गया लैम्डा का डी ब्रोगली वेवलेंथ का, h/√2m QB। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या है बच्चों, करेक्ट ऑप्शन है आपका ए है। एच कट यहाँ पे दिख रहा है, ये एच है, मिस प्रिंट हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलेटिविटी का, मॉडर्न फिजिक्स में आता है। टू इवेंट्स टेक प्लेस एट द सेम प्लेस इन ए लैब फ्रेम बट ऑकर विद ए टाइम डिफरेंस ऑफ 3 सेकेंड। बच्चों हम यहाँ पे एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं, यहाँ पे एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं, इसका नाम एस दे देते हैं, इसका नाम एस प्राइम देते हैं। ठीक है, इस एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में 2 इवेंट हो रहे हैं,
जो एक ही जगह पे हो रहे हैं। कहाँ पे हो रहे हैं? एक ही जगह पे। उनका यानी कोऑर्डिनेट का डिफरेंस जो होगा बच्चों x2 माइनस x1 जो होगा, यानी कि उसी को डेल्टा x बोलते हैं बच्चों, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट, वो कितना होगा? 0 होगा। x1 मान लीजिए फर्स्ट इवेंट का है पोजीशन और x2 क्या है बच्चों? सेकेंड इवेंट का पोजीशन है। तो कह रहा है कि टू इवेंट्स टेक प्लेस एट द सेम प्लेस, यानी कि एक ही पॉइंट पे हो रहा है तो दोनों कोऑर्डिनेट सेम होगा बच्चों, तो उनका पोजीशन का डिफरेंस कितना होगा? 0 इन ए लैब फ्रेम बट ऑकर विद अ टाइम डिफरेंस ऑफ 3 सेकंड। लेकिन दोनों तो एक ही पॉइंट पे हो रहे हैं बच्चों, लेकिन दोनों इवेंट के बीच का टाइम डिफरेंस 3 सेकंड है। यानी कि T2 माइनस T1 जो होगा, जहाँ पे T1 क्या है बच्चों? फर्स्ट इवेंट का घटने का समय है और T2 सेकेंड इवेंट का घटने का समय है। तो उनका जो डिफरेंस है बच्चों, दैट इज डेल्टा टी, उससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज T2 माइनस T1, वो कितना है? 3 सेकेंड। द सेम इवेंट्स ओकर विद ए टाइम डिफरेंस ऑफ 5 सेकेंड इन ए रॉकेट फ्रेम। ये तो लैब फ्रेम था जिसको हमने एस मान लिया था। एक दूसरा फ्रेम है जिसको रॉकेट फ्रेम बोल रहा है, डजंट मैटर कौन सा फ्रेम बोल रहा है। ये सेकंड फ्रेम है जिसमें फिर से वही इवेंट घट रहे हैं, लेकिन उनके बीच का टाइम डिफरेंस बच्चों कितना है? 5 सेकंड है। यानी कि एस प्राइम फ्रेम में अपना मान लिया कि फर्स्ट इवेंट T1 प्राइम पे हुआ और सेकंड इवेंट T2 प्राइम में हुआ। तो जो टाइम डिफरेंस होगा बच्चों, डेल्टा टी प्राइम जो होगा वो कितना दिया है? 5 सेकंड दिया है बच्चों। कितना दिया है? 5 सेकंड दिया है। माफ़ कीजिएगा। ये 5 सेकंड दिया है, ठीक है। तो एस प्राइम फ्रेम में दोनों इवेंट 5 के बीच का टाइम डिफरेंस 5 सेकंड है। द रिलेटिव स्पीड ऑफ रॉकेट एंड द लेबोरेटरी एज, तो दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड निकालना है एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। आइए देखते हैं बच्चों इसका सॉल्यूशन क्या होगा। एक बहुत ही बेसिक फार्मूला लगाएंगे स्पेशल थियोरी रिलेटिविटी का या जनरल थियोरी रिलेटिविटी। फर्स्ट फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमने जो डेल्टा एक्स टाइम पोजीशन डिफरेंस 0 है बच्चों, उसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दोनों इवेंट के बीच का टाइम डिफरेंस 3 सेकंड है। जो हमारा सेकेंड एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें टाइम डिफरेंस दोनों इवेंट के बीच का बच्चों 5 सेकंड है, आप जैसा देख पा रहे होंगे क्वेश्चन में, और वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो बच्चों जो टाइम डिफरेंस या जो टाइम का फॉर्मूला होता है, जो लॉरेंज ने जो टाइम का फॉर्मूला दिया था बच्चों, वो कितना दिया था? टी इज इक्वल टू, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन याद होगा, टी प्राइम इज इक्वल टू गामा टी माइनस भी एक्स बाई सी स्क्वायर, ठीक है। ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन है कि एस प्राइम फ्रेम में जो टाइम होगा और जो एस फ्रेम में जो टाइम होगा और पोजीशन होगा एस फ्रेम में, उसके बीच का ये रिलेशन है, ठीक है। जहाँ पे बच्चों गामा का मतलब होता है 1/√1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। आशा करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। अब इसी फॉर्मूला को क्या करेंगे? यूज करेंगे। अच्छा, टी प्राइम की जगह आप डेल्टा टी प्राइम भी यूज कर लें, यहाँ भी डेल्टा और यहाँ पे भी डेल्टा, मतलब डिफरेंस यूज कर लें तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इट विल रिमेन सेम एंड रिजल्ट विल रिमेन सेम। तो देखिए हमने इस फॉर्मूला को यहाँ पे यूज किया है, डेल्टा टी प्राइम इज इक्वल टू गामा डेल्टा टी वन माइनस डेल्टा टी माइनस भी डेल्टा एक्स बाई सी स्क्वायर, लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। डेल्टा टी प्राइम बच्चों क्वेश्चन में 5 दिया है, गामा को लिख सकते हैं 1/√1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, डेल्टा टी 3 माइनस ये डेल्टा एक्स बच्चों चूंकि 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, इधर देखिए बच्चों 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और ये जो टर्म है इसका कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर ऊपर में 9 और नीचे में रूट हट जाएगा तो 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों इस 9 को इधर ले आए तो ये डिवाइड हो गया, 25/9 इधर बचा 1/√1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। अब उसके बाद क्या कर रहे हैं अपन? उल्टा कर रहे हैं, मतलब रेसिप्रोकल कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। 25/9 का उल्टा कर रहे हैं तो 9/25, और 1/√1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को उल्टा कर रहे हैं तो ये ऊपर चला जा रहा है 1 माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ऐसा किए सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अब देखिए क्या कर रहे हैं, इस माइनस भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को LHS में ले आ रहे हैं और इस 9/25 को RHS में ले आ रहे हैं। तो देखिए बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बच्चों? 1 - 9/25। इसको डायरेक्ट हमने सॉल्व करके लिख दिया है बच्चों। 25 कैल्शियम यहाँ पे लेंगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 यहाँ पे चला जाएगा, 25 - 9 तो बचेगा 16 ऊपर में और नीचे में 25। तो भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर बच्चों सॉल्व करने से कितना आ रहा है? 16/25। अब इस 16/25 को अपन क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है ना, तो इस सी स्क्वायर को इधर ले जाइए तो यहाँ सी स्क्वायर हो गया। अब भी स्क्वायर इक्वल टू इतना आ गया, हमने को भी चाहिए तो इस पूरा का रूट ले लीजिए, तो 16 का अंडर रूट हो जाएगा 4,
25 का नीचे में 5 हो जाएगा और सी स्क्वायर का बच्चों सी आ जाएगा। तो भी कितना आ गया 4/5c। अब 4/5c बच्चों आ गया तो 4/5 को 0.8 भी लिख सकते हैं। तो वेलोसिटी इस तरह से कितना आ गया 0.8c। ये वेलोसिटी है बच्चों लेबोरेटरी या रॉकेट का, लेबोरेटरी के रेस्पेक्ट में, लेबोरेटरी का रॉकेट के रेस्पेक्ट में, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। तो ऑप्शन क्या है बी सही है 0.8c। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आते रहते हैं बीएचयू में। फिर से क्वेश्चन यहाँ पे, ए स्पेसशिप अप्रोचेज ए प्लेनेट विद ए स्पीड 0.6 से। कोई एक स्पेस है बच्चों, यहाँ पे कोई प्लेनेट है जिसको अप्रोच कर रहा है, कितना स्पीड से अप्रोच कर रहा है, स्पेस जो है उसका स्पीड दिया हुआ है 0.6 से। कितना दिया हुआ है 0.6 से दिया हुआ है, इतना स्पीड से इस प्लेनेट को अप्रोच कर रहा है। एट सम पॉइंट इट फायर्स ए प्रोजेक्टाइल विद ए स्पीड 0.4 कुछ समय बाद ये एक प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करता है जिसका स्पीड बच्चों कितना है 0.4 किस डायरेक्शन में, प्लेनेट के ही डायरेक्शन में। द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एज सीन बाय एन ऑब्जर्वर ऑन द प्लेनेट वुड बी अप्रोक्सीमेटली। अब पूछ रहा है कि अगर इस प्लेनेट पे कोई खड़ा होगा ऑब्जर्वर तो वो इसका स्पीड यानी कि इस प्रोजेक्टाइल का स्पीड को कितना ऑब्जर्व करेगा, कितना मेजर करेगा, ठीक है। तो ये भी स्पीड यानी कि वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला से बहुत ही इजीली बन जाएगा। आइए देखते हैं सॉल्यूशन इसका, ठीक है। सिचुएशन हम आपको एक बार यहाँ फिर से दिखा गए हैं, हमने यहाँ कुछ लेटेस्ट सपोज भी किया है, आप उसको देख सकते हैं। जो हमारा बच्चों रॉकेट फ्रेम है उसको हमने एस मान लिया है, और जो प्लेनेट है उसको हमने एस प्राइम फ्रेम मान लिया है जहाँ पे ऑब्जर्वर है हमारा। और रॉकेट से बच्चों क्या छूट रहा है, एक प्रोजेक्टाइल छूट रहा है जिसको अपन पार्टिकल मान लिए। क्या मान लिए, पार्टिकल मान लिए, ठीक है, जिसका स्पीड है 0.4 से। हमने इस डायरेक्शन को प्लस डायरेक्शन मान लिया, पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि इसका अपोजिट नेगेटिव डायरेक्शन होगा अगर आंसर में ऐसा कुछ नेगेटिव आता है तो। और ये रॉकेट भी उसी डायरेक्शन में चल रहा है, ठीक है। देखिए बच्चों, ये जो 0.4c है ये पार्टिकल का स्पीड है जो भी होता है, सॉरी पार्टिकल का स्पीड है किस फ्रेम में, इस एस प्राइम फ्रेम में। क्योंकि प्रोजेक्टाइल को कहाँ से छोड़ा जा रहा है, इस स्पेस से छोड़ा जा रहा है, यानी कि स्पेस यानी कि एस फ्रेम जो हम लोग माने हैं इसके रिस्पेक्ट में इस पार्टिकल प्रोजेक्टाइल का कितना स्पीड है बच्चों 0.4 से। यानी कि यूएक्स है बच्चों यहाँ पे स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम जो कितना है 0.4 से। बच्चों जो भी होता है हमारा, जो भी होता है वो हमारा होता है स्पीड ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एस प्राइम, ठीक है। तो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में बच्चों इसका स्पीड कितना है 0.6 से। प्लेनेट का एस प्राइम फ्रेम जो है उसका एस फ्रेम के रिस्पेक्ट में बच्चों स्पीड कितना है 0.6 से, तो वो हमारा वेलोसिटी है। या फिर आप चाहे तो आप ये भी कह सकते हैं कि एस प्राइम फ्रेम का स्पीड विद रिस्पेक्ट टू एस फ्रेम जो कितना है बच्चों 0.6 से, तब एक माइनस आ जाएगा। नहीं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है माइनस, क्योंकि वो सिर्फ डायरेक्शन बताता है। इसको इरेज कर लेते हैं, आगे देखते हैं। अब जो बच्चों वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला होता है, एस प्राइम फ्रेम में जो पार्टिकल का वेलोसिटी ऑब्जर्व होगा, यहाँ पे इस प्लेनेट में जो बच्चों ऑब्जर्वर बैठा है वो इस प्रोजेक्टाइल का वेलोसिटी कितना ऑब्जर्व करेगा उसको अपन यूएक्स प्राइम बोलेंगे। और उस यूएक्स प्राइम का बच्चों फार्मूला होता है यूएक्स माइनस वी बाई 1 माइनस यूएक्स वी बाई सी स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब अपने को देखिए क्या चाहिए, यूएक्स चाहिए और वी चाहिए जो अपने को यहाँ से मिल चुका है। और सी क्या है बच्चों, स्पीड ऑफ लाइट है, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब सारा वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे बच्चों तो क्या होगा, आपके सामने कैलकुलेशन करने से आंसर आ जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे हमने सारा वैल्यू पुट कर दिया है। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये सी से ऊपर में सी स्क्वायर हो गया है, तो ये सी स्क्वायर कट गया, और यहाँ से ये 0.4 0.6 मल्टीप्लाई हो गया 0.24 हो गया। ऊपर में बच्चों ये -0.2c हो गया और नीचे में 1 -0.24। सॉल्व करने से -0.26c आ रहा है बच्चों। तो ये क्लोज टू आंसर है 0.4c, ठीक है। ये क्लोज टू आंसर कितना है, देखिए राउंड अप करेंगे तो -0.3। तो क्लोज में जो नियरेस्ट सबसे आंसर है हमारा बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है 0.4c हो सकता है। और ये नेगेटिव इसलिए आया है क्योंकि ऑब्जर्वर को ऐसा फील होगा कि ये उसके ठीक अपोजिट में है, मतलब ये इधर जाना चाह रहा है तो वो इधर आना चाह रहा है, मतलब एक दूसरे का अपोजिट स्पीड फील होता है। रिलेटिविटी यही है, एक दूसरे का अपोजिट फील होता है। तो अपन मैग्नीट्यूड का सिर्फ बात करेंगे तो मोस्ट क्लोजेस्ट आंसर क्या होगा बच्चों 0.4c। आई थिंक बच्चों यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक इस तरह से कि जो भी है बच्चों एस प्राइम फ्रेम का स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू एस, तो एस प्राइम फ्रेम का एस के रिस्पेक्ट में बच्चों स्पीड कितना होगा, चूंकि एस अप्रोच कर रहा है एस प्राइम को, तो एस प्राइम को ऐसा फील होगा
कि एस पीछे जा रहा है 0.6 की स्पीड से, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है तो इसको नेगेटिव मानेंगे। तो एस प्राइम फ्रेम के रिस्पेक्ट में एस फ्रेम का स्पीड -0.6 होगा, क्योंकि भी जो होता है आई थिंक एस प्राइम का एस के रिस्पेक्ट में स्पीड होता है, ठीक है। तो 0 पॉइंट ऐसा एस को फील होगा कि एस प्राइम इस डायरेक्शन में आ रहा है 0.6 यानी कि उतना ही स्पीड से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू रिलेटिविटी। तो भी हो जाएगा बच्चों -0.6। अब आई थिंक यहाँ पे ये माइनस पुट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये 0.4 0.6 बच्चों, तो यहाँ पे हम मुझे लग रहा है कि सिर्फ 1c हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 1c हो जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा बच्चों 1 - 0.24। तो 1 - 0.24 कितना हो जाएगा, जस्ट एक मिनट इसको कैलकुलेट कर लेते हैं अपन कैलकुलेटर निकाल के। कैलकुलेटर में अब कर लेते हैं बच्चों 1 डिवाइडेड बाय 0 सॉरी 1 डिवाइडेड बाय 1 - 0.24। तो वहाँ पे भी मुझे लगता है कि 1 प्लस हो जाएगा, तो 1 + 0.24 डिवाइडेड बाय 1 + 0.24 1.31 आ रहा है, 1.31 यानी कि 1.3 बच्चों 1.3 के आसपास आ रहा है ऑप्शन हमारा। इसमें आप देख सकते हैं कि ये अगर भी माइनस होगा तो यहाँ पे तो ये प्लस होगा ही, प्लस यहाँ पे होगा ही, साथ में यहाँ पे भी तो एक -0.6 ही होगा, तो ये भी प्लस हो जाएगा बच्चों। तो ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा और ये 1c हो जाएगा और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा। तो सॉल्व करने से 1 पॉइंट समथिंग c आ रहा है, तो दैट विल नॉट अलाउड, वो पॉसिबल नहीं है। तो जो पहले हमने एक्सप्लेनेशन दिया था वही सही है, हमने चेक कर लिया कि कहीं ठीक है कि नहीं। ओके, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पार्टिकल इज मूविंग एट ए स्पीड ऑफ 2.6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू द लैबोरेटरी। एक पार्टिकल है जो लैब फ्रेम के रिस्पेक्ट में इतना स्पीड से मूव कर रहा है। इट्स लाइफ टाइम एज मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर इन द लैबोरेटरी इज 4.7 10⁻⁻6 सेकेंड। द लाइफ टाइम ऑफ द पार्टिकल इन इट्स ऑन रेस्ट फ्रेम इज अबाउट। तो देखिए टाइम का जो फॉर्मूला होता है, प्रॉपर और इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल में जो रिलेशन होता है बच्चों, ये होता है। जो प्रॉपर टाइम इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल होता है टी, दैट इज प्रॉपर टाइम इंटरवल T0 डिवाइडेड बाय √1 - v²/c²। ये बच्चों फार्मूला है। यहाँ पे ये इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल है, ये प्रॉपर टाइम इंटरवल है और ये √1 - v²/c²। तो बच्चों जो इसका ऑन रेस्ट फ्रेम में जो टाइम होगा वो क्या होगा, इसका प्रॉपर टाइम इंटरवल होगा। जो अपने को निकालना है, क्या निकालना है अपने को, T0 निकालना है, यानी कि प्रॉपर टाइम इंटरवल। और इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल क्या होगा, जो इसके लेबोरेटरी फ्रेम से मेजर किया जा रहा है, ठीक है। और इसका स्पीड देखिए कितना दे रखा है, ये 2.6 10⁸। तो हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड कर ले रहे हैं और मल्टीप्लाई भी कर ले रहे हैं, मतलब इसको c के टर्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। तो आ कितना रहा है 0.86c। इसका जो लैब फ्रेम में जो बच्चों जो टाइम इंटरवल दिया है, लाइफ टाइम, वो दिया है 4.7 10⁻⁻6 सेकेंड। बच्चों ये क्या है, इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल है। प्रॉपर टाइम इंटरवल वही होगा जहाँ पे दोनों इवेंट्स एक ही जगह पे हो रहा हो, यानी कि वो उसके खुद के ऑन रेस्ट फ्रेम में होगा, ठीक है। यानी कि इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल दिया है, स्पीड दिया है बच्चों, और अपने को क्या निकालना है, प्रॉपर टाइम इंटरवल निकालना है। तो ये फार्मूला से आप देख सकते हैं कि प्रॉपर टाइम इंटरवल कितना होगा, इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके, ठीक है। तो टी प्रॉपर जो होगा बच्चों वो टी लैब होगा, यानी कि इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल इंटू √1 - v²/c²। अब आपको भी का यहाँ पे बच्चों वैल्यू दिया हुआ है, आप उसको यहाँ पे पुट कर दीजिए। टी लैब दिया हुआ है यानी कि इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल। देखिए इसको सॉल्व किया हमने रूट वगैरह निकाला, तो उसके बाद आंसर कितना गया बच्चों 2.3 10⁻⁻6 सेकेंड। यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन बच्चों सही है, 2.3 वाला ऑप्शन ये है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन में बच्चों वेवलेंथ दिया हुआ है 450 नैनोमीटर और अपने को एनर्जी निकालना है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सा हमने फार्मूला इस्तेमाल किया है बच्चों। लेमडा दिया हुआ है 450 × 10⁻⁻9 मीटर बच्चों। ई इक्वल टू एच में फार्मूला यूज किया हमने, hc/λ फोटोन के लिए, क्योंकि ब्लू लाइट है, लाइट में फोटोन्स होते हैं, तो उनके लिए एच में फार्मूला यूज किया hc/λ बच्चों। जो hc है प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट, इसका प्रोडक्ट होता है 1240, याद रखिएगा 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर।
इस यूनिट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर यूनिट में HC का वैल्यू होता है 1240। तो बहुत आसान होता है इसका क्वेश्चन इस हैंडल करने में। और नीचे में बच्चों लैम्डा दिया हुआ है 450 नैनोमीटर। देखिए नैनोमीटर नैनोमीटर कट गया, 1240/450 को डिवाइड कीजिएगा बच्चों, चूँकि इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिर्फ बचा यूनिट अब, तो आंसर आएगा एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। देखिए कितना आ रहा है 2.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखिए कोई ऑप्शन मैच कर रहा है तो यस बच्चों 2.76 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑप्शन है, तो वही करेक्ट आंसर है। फिर से एक क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, लेकिन क्वेश्चन में वो कन्फ्यूजन है कि नहीं पता नहीं। द बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ H1 He4 and Li7 are B1 B4 and B7 respectively. The Q value of the reaction H1 plus Li7 reaction 2 time He4 plus Q is given by। बच्चों न्यूक्लियर फेज का क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन में कह रहा है कि हाइड्रोजन हीलियम और लिथियम का बाइंडिंग एनर्जी को आप मान लीजिए B1 B4 एंड B7। बच्चों इस क्वेश्चन में एक प्रॉब्लम ये है कि इसमें ये नहीं बोला है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन हीलियम एंड लिथियम पर न्यूक्लियन इज B1 B4 एंड B7। इसमें डायरेक्ट बोल दिया है कि इन लोग का टोटल बाइंडिंग एनर्जी इतना है। अब इसमें कन्फ्यूजन ये है कि ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, लेकिन चूंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बोला नहीं है तो अपन टोटल बाइंडिंग एनर्जी मान लेंगे H1 का, He का और Li का B1 B4 एंड B7। उसी सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये रिएक्शन दिया है बच्चों तो बहुत ही आसान है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ लगाएंगे। देखिए एनर्जी कंजर्वेशन हमने लगाया, ये रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो H1 का बाइंडिंग एनर्जी कितना है बच्चों, B1 है, 1 को आप भूल जाइए क्योंकि अपन एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं निकाल रहे हैं। लिथियम का बच्चों B7 दिया है बाइंडिंग एनर्जी 2, देखिए यहाँ है तो 2 को लिख देंगे, और He का बच्चों B4 दिया है प्लस ये Q, इसी Q का वैल्यू बताना है। तो कुछ नहीं, इस 2B4 का बच्चों उठा के उधर ले जाएंगे तो B1 प्लस B7 माइनस 2B4 Q का आंसर आ जाएगा। और एक अगर ये बाइंडिंग एनर्जी ये जो आप देख रहे हैं बच्चों B1, ये जो आप B1 B7 और B4 देख रहे हैं, अगर ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है, क्या है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तब देखिए क्या चेंजेज आएगा। तब चेंजेज क्या आएगा कि H का कितना है, H1 का B1 है और ये देखा जाता है न्यूक्लियन 1 है मतलब 1 से मल्टीप्लाई होगा। लिथियम का B7 बोला है और यहाँ पे टोटल न्यूक्लियन, ये जो मास नंबर होता है वही न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का नंबर होता है और उसी को टोटल नंबर ऑफ बच्चों न्यूक्लियन बोलते हैं। तो 7 है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन अगर B7 है तो यानी कि B7 जो है वो लिथियम के एक न्यूक्लियन का बाइंडिंग एनर्जी है। तो टोटल कितना इसके पास है न्यूक्लियन 7, तो टोटल एनर्जी 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे 2 है और हीलियम के पास ये अगर है B4 जो है बच्चों, अगर हीलियम का बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है यानी कि न्यूक्लियन एक हीलियम के एक न्यूक्लियन का B4 अगर बाइंडिंग एनर्जी है तो टोटल इसके पास 4 न्यूक्लियन है, तो बच्चों 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल 8 B4 हो जाएगा, यहाँ 7 B7 हो जाएगा, यहाँ B1 हो जाएगा। तो Q वैल्यू का जो एक्सप्रेशन होगा वो कुछ और होगा। तो इसको आप थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। मेरे विचार से अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन नहीं बोला है तो इसी मेथड से अपन सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से B1 प्लस B7 माइनस 2B4, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप इसी मेथड से बनाएंगे। क्वांटम मैकेनिक्स का एक फिर से आसान क्वेश्चन है। इफ E1 इज द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट स्टेट ऑफ ए वन डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स ऑफ लेंथ ए। E1 जो है बच्चों लोएस्ट स्टेट यानी कि ग्राउंड स्टेट यानी n इक्वल टू 1 का एनर्जी है, कब, जब बॉक्स का विथ है बच्चों 0 से a, मतलब उसका साइड कितना है बच्चों, साइड लेंथ a है। एंड E2 इज द एनर्जी ऑफ द लोएस्ट स्टेट व्हेन द लेंथ ऑफ द बॉक्स इज a/2, मतलब जब लेंथ को 0 से a/2 कर दिया जा रहा है, मतलब जब साइड लेंथ a/2 हो जा रहा है तब उसका लोएस्ट स्टेट का एनर्जी बच्चों कितना है, E2। तो अब अपने को पूछ रहा है E2 और E1 में क्या सही रिलेशन है। तो सबसे पहले जो दिया है उसको नोट कर लेंगे, उससे कुछ डाटा मिल जाएगा। बच्चों तो दिया है कि इनिशियली जो बॉक्स का लेंथ है वो a है, 0 से a है मतलब a है, और उसका लोएस्ट एनर्जी को उसने E1 माना है। तो लोएस्ट स्टेट एनर्जी E1 कब होगा, ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1। तो nth स्टेट एनर्जी इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल का बच्चों n² π² h/2m साइड स्क्वायर, साइड अभी a है तो a², और ग्राउंड स्टेट है तो n इक्वल टू 1 हो गया तो 1², तो ये आ गया π² h/2m², यानी कि E1 का बच्चों वैल्यू इतना हो गया π² h/2m², इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। व्हेन लेंथ रिड्यूस टू a/2, जब साइड लेंथ a के बाद a की जगह a/2 हो जा रहा है, तब जब ग्राउंड स्टेट का एनर्जी निकालते हैं उस सिस्टम का तो कितना है, E2 है।
यानी कि ये जो लोएस्ट अब जो लोएस्ट स्टेट एनर्जी होगा जब साइड लेंथ a/2 है तब उसको अपन क्या मान रहे हैं, E2 मान रहे हैं, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट का ही निकालना है, लोएस्ट एनर्जी निकालना है, तो n=1 ही रहेगा, पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर 2m, और a की जगह बच्चों कितना हो गया, अब a/2 हो गया। तो देखिए यहाँ पे a/2 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कीजिए बच्चों, तो कितना आ रहा है, देखिए पाई स्क्वायर h कट स्क्वायर बाई 2m a स्क्वायर, और ये नीचे में 2 का स्क्वायर 4 है, ये जो 4 है बच्चों ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये कितना आ रहा है बच्चों, 4 आ रहा है, 4 आ रहा है और ये टर्म आ रहा है पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर। और बच्चों आप इक्वेशन 1 में देख सकते हैं कि जो पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर है उसका वैल्यू कितना है, E1 है बच्चों, कितना है, E1 है। तो उसका वैल्यू को इक्वेशन 1 से यहाँ पे रख देंगे, तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये लोएस्ट स्टेट एनर्जी जब a/2 हो जा रहा है, यानी कि जो E2 है वो कितना आ रहा है, 4 टाइम्स ये E1 का वैल्यू है इक्वेशन 1 से, तो E2 बच्चों कितना आ गया, 4E1 आ गया। तो हमारा करेक्ट जो रिलेशन है वो कितना है बच्चों, E2 = 4n, यानी कि ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फ्री इलेक्ट्रॉन एंड ए फ्री प्रोटॉन ऑफ द सेम एनर्जी हैव देयर डी ब्रॉगली वेवलेंथ इन द रेशियो। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का रेशियो पूछा है उनके मास के टर्म में, जहाँ पे mp और me क्रमशः प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास है, ठीक है। और लैम्डा ई लैम्डा पी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का वेवलेंथ है। बच्चों जो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हाइपोथेसिस था, जो लैम्डा इक्वल टू कितना था, h/p बच्चों क्या था, मोमेंटम था, और h प्लैंक कांस्टेंट था। h को रहने देते हैं बच्चों, p मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है 2m ek, ek इज द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो बच्चों जो फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री प्रोटॉन है इनका सेम एनर्जी है, नहीं, यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी का बात नहीं किया है। तो इसमें कंसेप्ट ये समझना है कि टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और फ्री प्रोटॉन है, तो बच्चों जो फ्री स्टेट में कोई भी अगर पार्टिकल है तो उसका पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है, क्योंकि फ्री स्टेट में मतलब उसका किसी के साथ कोई इंट्रैक्शन नहीं है। और बच्चों जब तक इंट्रैक्शन नहीं होता है तब तक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम का जीरो होता है। तो इस तरह से पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, तो उनका जो भी एनर्जी होगा, टोटल एनर्जी, वो किसके बराबर होगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर। यानी कि यहाँ पे जो बोला है फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री प्रोटॉन का सेम एनर्जी है, यानी कि वो टोटल एनर्जी का बात कर रहा था, और हम लोग ने ये फ्री वर्ड से पता कर लिया कि उनका जो भी टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ, ठीक है। यानी कि दोनों का बच्चों काइनेटिक एनर्जी सेम है। आइए अब इस कंसेप्ट को यूज करते हैं कि यहाँ पे इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रेशियो कितना होगा। माफ कीजिएगा, लेमडा इक्वल टू h/p है, तो लेमडा ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों कितना हो जाएगा, h तो प्लैंक कांस्टेंट है, बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू h बाय मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या लिख सकते हैं बच्चों, √2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स को इक्वेशन 1 मान लिया। उसी तरह प्रोटॉन का बच्चों हमने लिखा है लेमडा p इक्वल टू h बाई मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू h बाय मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन को क्या लिख सकते हैं, √2 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, इसको इक्वेशन 2 मान लिया। अब बच्चों क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे। देखिए दोनों को डिवाइड कर रहे हैं इक्वेशन 1 को 2 से, तो लेमडा ई बाई लेमडा पी इक्वल टू, देखिए एच कट जाएगा और अंडर रूट क्या हो जाएगा, ये टर्म ऊपर चला जाएगा और ये टर्म नीचे रहेगा, ठीक है। तो 2 mp/2 me। और अब बच्चों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या बोला है कि दोनों का जो एनर्जी है सेम है, और अभी हम लोग देख लिए कि फ्री स्टेट में है तो उनका पोटेंशियल जीरो है, मतलब जो भी टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी है, यानी दोनों का काइनेटिक एनर्जी बच्चों सेम है। तो ई पी क्या हो, ई या एनर्जी ऑफ प्रोटॉन एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, एच भी कैंसिल हो गया। तो अंडर रूट सिर्फ बच्चों क्या बचा, मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का पावर रूट, मतलब रूट है, तो उस रूट के बदले हम लोग अपन क्या लिख सकते हैं बच्चों, पावर हाफ। यानी कि लेमडा ई बाय लेमडा पी का जो बच्चों सही आंसर है उसका क्या है, आंसर mp/me का पावर हाफ। तो ये बच्चों चेक कर लेते हैं कि इसका कौन सा ऑप्शन सही है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The wave function of the particle is given by a linear combination of two of its energy states psi1 and psi2 with energy eigenvalues E1 and E2 respectively as psi equal to psi1a plus psi2b. If a measurement of energy is made, the probability of finding particle energy to be E1 is। बच्चों यहाँ पे दो वेव फंक्शन दिया है, जो
क्या है, दो जो वेव फंक्शन दिया हुआ है बच्चों यहाँ पे, वो साई1 साई2 नॉर्मलाइज्ड है और इनका आइगन वैल्यू क्रमशः E1 और एनर्जी आइगन वैल्यू E1 और E2 है। दो वेव फंक्शन है साई1 एंड साई2, उनका एनर्जी आइगन वैल्यूज है E1 और E2। इन दोनों साई1 साई2 वेव फंक्शन का एक सुपरपोजिशन दिया हुआ है, स्टेट साई इक्वल टू साई1/a प्लस साई2/b। अब इस स्टेट में बच्चों इस सिस्टम में छेड़खानी किया जा रहा है, कुछ मेजरमेंट किया जा रहा है, तो आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल एनर्जी टू बी E1, मतलब एनर्जी E1 मिलने का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो आइए बच्चों यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटम मैकेनिक्स का आपको आज फॉर्मूला बता देते हैं, जिसमें इस तरह क्वेश्चन हैंडल होंगे। ओके बच्चों, अगर इस तरह से कभी भी एनर्जी मेजरमेंट हो रहा होगा और उसका प्रोबेबिलिटी बताना है कि E1 एनर्जी या E2 एनर्जी मिलने का क्या प्रोबेबिलिटी है, तो बच्चों उसका फॉर्मूला होता है कि जो एनर्जी निकालना है उसका स्टेट ढूंढिए। तो अपने को अभी एनर्जी E1 निकालने का प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, और एनर्जी E1 बच्चों किसका आइगन वैल्यू था, साई1 का था। तो उसको पहले उसका ब्रा लीजिए, तो साई1 का ब्रा ले लिए, और जिस स्टेट में मेजरमेंट हो रहा है, साई स्टेट में मेजरमेंट हो रहा है, उसका कैट लीजिए, दोनों का इनर प्रोडक्ट लीजिए। तो साई1 साई का देखिए इनर प्रोडक्ट हो गया, उसका मॉड का स्क्वायर ले लीजिए। तो मॉड का देखिए हमने स्क्वायर भी ले लिया, और डिवाइडेड बाय जो राइट साइड में रहता है ना बच्चों, ये जो राइट साइड में जो बच्चों रहता है जिसमें मेजरमेंट हो रहा है, उस स्टेट का नीचे में इनर प्रोडक्ट ले लीजिए। और अगर वो स्टेट नॉर्मलाइज है बच्चों तो 1 ले लीजिए, अगर ये नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है और नॉर्मलाइज नहीं या कुछ नहीं बोला है तो फिर आप इसको कैलकुलेट कर लेने से ही भलाई है। समझ पा रहे हैं? तो आप देखिए इसको यहाँ पे हमने पुट किया है। ये जो साई1 बच्चों दिख रहा है उसको हमने उस बड़ा साई1 को ऐसे ही रहने दिया, और ये जो केट साई दिख रहा है उसका देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दिया 1/a केट साई1 प्लस 1/b केट साई2, पूरा का मॉड का बच्चों स्क्वायर। और नीचे में देखिए साई साई ये जो स्टेट साई है इसका इनर प्रोडक्ट खुद के साथ लिए हैं। तो बच्चों आपको पता है कि जो साई1 साई2 है नॉर्मलाइज और ऑर्थोगोनल है, तो यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा, ये साई1 का साई1 के साथ होगा, बाई ए स्क्वायर, और साई2 का साई2 के साथ इनर प्रोडक्ट होगा, और बाई बी स्क्वायर। बाकी टर्म दो टर्म और होंगे वो जीरो हो जाएंगे, क्योंकि साई1 साई2 जीरो हो जाएगा, साई2 साई1 जीरो हो जाएगा, और ये साई1 साई1 1 हो जाएगा बच्चों, और ये साई2 साई2 भी 1 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आप यहाँ पे बच्चों देख सकते हैं कि ऊपर में जो है सिर्फ साई1 साई1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा, 1 देगा। बाकी जब साई1 साई2 के साथ बच्चों मल्टीप्लाई होगा तो 0 देगा, ठीक है, क्योंकि ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन है। तो साई1 बच्चों जब साई1 के साथ होगा तो कितना देगा, 1 देगा, और नीचे में क्या बचेगा बच्चों, इसका ए बचेगा। अब 1/a सिर्फ बच गया, ये टर्म तो 0 हो जाएगा, तो 1/a का स्क्वायर बच्चों करेंगे तो 1/a स्क्वायर बचेगा ऊपर में, और नीचे में बच्चों क्या बचेगा, ये 1/a स्क्वायर यहाँ से बचा, और यहाँ से 1/b स्क्वायर। देखिए ऐसे हो गया। नीचे में बच्चों हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर के एलसीएम ले लिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और एलसीएम लेने के बाद ए स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर, उसको देखिए बच्चों सॉल्व कर रहे हैं हम एलसीएम लेके। तो सॉल्व करने के बाद ये हो गया 1/a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको अगर आप देख रहे होंगे ए स्क्वायर यहाँ से कट जा रहा है, और बचा सिर्फ क्या बच्चों, ऊपर में बचा बी स्क्वायर और नीचे में बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप चाहे तो मॉड भी लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से बच्चों अगर इस साई स्टेट में मेजरमेंट हो रहा है एनर्जी का, तो पार्टिकल का E1 एनर्जी स्टेट में या फिर उस स्टेट में पाए जाने का प्रोबेबिलिटी जहाँ पे एनर्जी आइगन वैल्यू E1 है, उसका वैल्यू कितना है बच्चों, मॉड बी स्क्वायर बाय मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर। यानी कि हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन है मॉड बी स्क्वायर बाय मॉड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन ए बच्चों करेक्ट ऑप्शन है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A particle of mass m is in a one-dimensional potential given by Vx equal to infinity for x less than 0 and Vx equal to kx square by 2 for x greater than 0. The first excited state has an energy. बच्चों वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एनर्जी क्या होता है आपको बताते चले, En इज इक्वल टू होता है nth स्टेट का एनर्जी n प्लस 1/2 एच कट ओमेगा, एच कट ओमेगा, जहाँ पे बच्चों ओमेगा कितना होता है आपको मालूम होना चाहिए, ओमेगा होता है √k/m। ये आप SHM क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। के स्प्रिंग कांस्टेंट है और m मास है। बच्चों हार्मोनिक ऑसिलेटर में जो n का वैल्यू है वो 0 से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है, 0 से, 0 1 2 3 सो ऑन। लेकिन ये 0 1 2 3 कब सो ऑन होता है, जब जो पोटेंशियल है बच्चों वो x ग्रेटर देन और इक्वल 0 के लिए होता है।
जब पोटेंशियल x ग्रेटर देन और इक्वल 0 के लिए भी बच्चों जब डिफाइन होता है तब n 0 1 2 3 से शुरू होता है। लेकिन अगर बच्चों पोटेंशियल सिर्फ ग्रेटर देन 0 के लिए है, याद रखिएगा, जब पोटेंशियल सिर्फ ग्रेटर देन 0 के लिए है तो उसको बच्चों ट्राउनकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाफ या ट्राउनकेटेड हार्मोनिक ऑसिलेटर। और इस केस में जो बच्चों n का वैल्यू होता है वो 1 से स्टार्ट होता है, सिर्फ ऑड वैल्यू लेता है, 1 3 5 7। तो उस समय ग्राउंड स्टेट बच्चों 1 होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए 3 होगा n, सेकंड एक्साइटेड स्टेट के लिए n 5 होगा एंड सो ऑन। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे हम क्या बोल रहे हैं। बच्चों जब पोटेंशियल का जो वैल्यू है हाफ के एक्स स्क्वायर वो x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए होगा, तब n का अलाउड वैल्यू बच्चों कहाँ से शुरू होगा? 0 1 2 3 एंड सो ऑन। लेकिन बच्चों जब x ओनली ग्रेटर देन 0 होगा तब जो बच्चों n का अलाउड वैल्यू होगा वो कहाँ से होगा? 1 3 5 7 ओनली ऑड वैल्यू। बहुत ही इंपॉर्टेंट बच्चों, इस पे जेस्ट पे भी इस बार एक सवाल आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप आइए देखिए, इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है। अभी n का अलाउड वैल्यू क्या होगा? अभी का जो सिचुएशन है उसमें 1 3 5 7 होगा। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पोटेंशियल दिया है इन्फिनिटी फॉर एक्स लेस देन 0 और हाफ के एक्स स्क्वायर फॉर एक्स ग्रेटर देन 0, यानी कि उसका सिर्फ एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए अलाउड होगा। इसका इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा। इसको ट्राउनकेटेड या हाफ हार्मोनिक ऑसिलेटर बोलते हैं। तो n का वैल्यू 0 1 2 3 कब होता है बच्चों? जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए पोटेंशियल डिफाइन होता है। और जब पोटेंशियल सिर्फ x ग्रेटर देन 0 या लेस देन 0 के लिए डिफाइन होता है तब जो हमारा n का वैल्यू होता है अलाउड वैल्यू वो कहाँ से शुरू होता है? 1 3 5 7 9 ऑड नंबर। ठीक है, और अपने को मालूम है एनर्जी का फार्मूला सेम रहता है हमेशा, n प्लस हाफ एच कट ओमेगा। तो अभी जो हमारा बच्चों स्टेट है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का अपने को शायद एनर्जी पूछा है। यस, आप देख पा रहे होंगे द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है एनर्जी। तो बच्चों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का एनर्जी के लिए n का वैल्यू कितना हो जाएगा? n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट, n इक्वल टू 3 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो n का वैल्यू 3 हो गया। ठीक है, तो n की जगह पे देखिए 3 रख दिया प्लस हाफ एच कट ओमेगा, तो ये बन गया 3 प्लस 1/2 7/2 एच कट। और ओमेगा का वैल्यू कितना होता है बच्चों? k/m होता है, ओमेगा का वैल्यू k/m। तो इस तरह से हमारा आंसर हो गया 7/2 एच कट रूट अंडर k/m, यानी कि बेस्ट और करेक्ट ऑप्शन है बच्चों हमारा बी 7/2 एच कट रूट अंडर k/m। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए म्यून हुज लाइफ टाइम एट रेस्ट इज इतना 2 × 10⁻⁶ सेकेंड इज ट्रेवलिंग थ्रू द लेबोरेटरी एट 3/5 ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि इसका स्पीड दिया है 3/5 ऑफ c, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, इट विल लास्ट इन, कितना देर बाद खत्म हो जाएगा? तो ये कितना देर बाद खत्म होगा बच्चों, इसको ऑब्जर्व कौन करेगा? जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वर है, यानी कि वो इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल होगा। ठीक है, इसका अपना खुद का रेस्ट में जब ये खुद का अपना ऑन फ्रेम में देखता है जो मूव नहीं कर रहा है उसमें इसका बच्चों लाइफ टाइम इतना है। ठीक है, यानी कि ये प्रॉपर टाइम इंटरवल है, यानी कि ये बच्चों टी नॉट दिया हुआ है। पूछ रहा है कितना समय बाद ये लास्ट हो जाएगा, अगर ये इतना स्पीड से चलेगा 3/5 c से, तो कितना समय बाद लास्ट हो जाएगा? ये ऑब्जर्व टाइम इंटरवल होगा, यानी कि इम्प्रॉपर टाइम इंटरवल होगा, यानी कि वो टी होगा। तो बच्चों यहाँ पे टी नॉट दिया है, भी दिया है 3/5 c और टी निकालना है। तो अपने को अभी फार्मूला बताए थे टाइम डिले का फार्मूला बताए थे आपको, टी इक्वल टू टी नॉट रूट अंडर 1/√v²c²। सॉरी बच्चों, ये फार्मूला है, टी नॉट दिया है, भी दिया है, टी निकालना है। तो बच्चों ये टाइम डिले का फार्मूला है, टी इक्वल टू टी नॉट डिवाइडेड बाई √1 - v²/c²। बच्चों टी नॉट दिया हुआ है और वेलोसिटी देखिए 3/5 दिया हुआ है, तो उसको रख दीजिए, c² कट जाएगा। बाकी देखिए एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कीजिए आप। जब आप फाइनली इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आंसर देखिए इतना आ जाएगा 2.5 × 10⁻⁶ सेकेंड। तो कितना देर बाद ये बच्चों लास्ट होगा? 2.5 × 10⁻⁶ यानी कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो है 2.5 × 10⁻⁶ सेकेंड, यानी ऑप्शन बी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, द स्पेक्ट्रोस्कोपिक लैंडेज फैक्टर फॉर ए स्टेट 2p1/2 इज। बच्चों ये एटॉमिक फिजिक्स का क्वेश्चन है। लैंडेज फैक्टर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है इसका बच्चों, इसको भी याद रखिएगा, बीएचओ में खूब सारे क्वेश्चन आते हैं। एक स्टेट दिया हुआ है 2p1/2, उसका लैंडेज फैक्टर बताता है। तो आपको बताते चले कि जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन होता है बच्चों, पहले तो एल का वैल्यू आपको सिखाते हैं। स्टेट क्या क्या होता है बच्चों? एस, पी, डी और एफ, आपको मालूम है, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखे हैं बचपन में, नहीं? तो बच्चों एल का जो वैल्यू है, एस स्टेट के लिए 0 होता है, पी स्टेट के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है और एफ के लिए 3 होता है। ये एल निकालने आप सीखिए। तो अभी फिलहाल हमारा स्टेट पी है, तो बच्चों एल का वैल्यू कितना होगा? 1। क्लियर है? ओके। और एक चीज़ बताते हैं,
कोई भी स्टेट में जो नोटेशन होता है, चलिए स्टेट को हम एक्स मान लेते हैं जनरली, एस पी डी एफ नहीं, एक्स मान लेते हैं, ठीक है। तो उसका कपार पे जो बच्चों यहाँ पे ऊपर में होता है वो होता है 2s+1 का वैल्यू, और नीचे में जो यहाँ पे होता है बच्चों वो होता है जे का वैल्यू। ऊपर में क्या होता है बच्चों 2s+1 का वैल्यू, और नीचे में क्या होता है जे का वैल्यू। तो भाई आप देख पा रहे हैं कि हमारा जे का वैल्यू बच्चों कितना है 1/2 है, और ये 2 जो है बच्चों किसका वैल्यू है, वो पूरा 2s+1 का वैल्यू कितना है बच्चों 2 है। तो आप इसको इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए बच्चों, तो यहाँ से s का वैल्यू कितना आएगा 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये 1 उधर जाएगा बच्चों तो 2 - 1 1, और 2 जाके उधर डिवाइड होगा तो 1/2। तो अभी का क्वेश्चन के लिए आपको पता चल गया होगा कि हमारा L का वैल्यू, S का वैल्यू और J का वैल्यू क्या है। S बच्चों स्पिन एंगुलर मोमेंटम है, और J टोटल एंगुलर मोमेंटम है। देखिए स्पेक्ट्रोस्कोपिक नोटेशन है बच्चों, इस फॉर्म में याद रखिएगा। ऊपर का वैल्यू जो होता है 2s+1, और ये J होता है टोटल एंगुलर मोमेंटम। आपको J का वैल्यू चाहिए, S का वैल्यू और L का वैल्यू। L कहाँ से पता चलेगा, स्टेट देख के। फॉर P स्टेट L का वैल्यू 1, ठीक है। अगर S स्टेट रहता है L का वैल्यू 0। और इस 2 को कंपेयर किससे कीजिए, 2s+1 से। तो देखिए 2s+1 से 2 को कंपेयर किया, सॉल्व करके S का वैल्यू 1/2 आ गया, और नीचे जो है वो J से कंपेयर कीजिए उसको, तो J का वैल्यू बच्चों कितना आ गया 1/2। तो J का वैल्यू 1/2 हो गया, L का वैल्यू 1, S का वैल्यू 1/2। बस आपको अगर ये 3 चीज़ मिल गया बच्चों, तो आप आसानी से लैंडेज फैक्टर का फार्मूला याद रख के कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं लैंडेज फैक्टर का फार्मूला क्या है बच्चों। ये फार्मूला है, थोड़ा बड़ा है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत ही आसान है। G=1 + J × J+1 + S × S+1 - L × L+1 डिवाइडेड बाय 2 × J × J+1। अब बच्चों अपन देखें J का वैल्यू अभी 1/2 है, तो हर जगह J की जगह 1/2, S का वैल्यू भी 1/2 था तो हर जगह S की जगह 1/2, और L की जगह 1, क्योंकि L का वैल्यू 1 था। इसको सॉल्व रख दिए बच्चों, और आप देख सकते हैं कि इसको हमने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया है। इसको जब आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये देखिए सॉल्व होके कितना आ जा रहा है। फाइनली जो आंसर आ रहा है बच्चों 1 - 1/3, यानी कि G = 2/3। तो लैंडेज फैक्टर का वैल्यू आ गया G = 2/3, यानी कि जो आपका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों वो ऑप्शन है बी। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ ये मॉडर्न फिजिक्स DU का समाप्त हुआ। अब हम लोग BHU का लेकर आएंगे मॉडर्न फिजिक्स। थैंक यू सो मच।